सो फ्रेंड्स, चलिए डिस्कशन जारी रखते हैं। हम लोग अपने बेसल 3 ओवरव्यू को हम लोग डिस्कस कर रहे थे पिछले लेक्चर में, बेसल 3 पिलर ओवरव्यू। तो मैंने आपको एक कमिटी के ऑब्जेक्टिव के बारे में समझाया था। बेसिकली समझिए कि आप जैसे एक पुराना बिल्डिंग है उसे रिनोवेट करते हैं ना, ताकि वो ज़्यादा स्टेबल हो, ज़्यादा सिक्योर हो। तो कमिटी का भी उसी तरह मेन गोल ये था, ठीक है। ये जो कमिटी था इसका मेन गोल ये था कि हमारा जो बैंकिंग रूल्स है, जो कि 1988 का एकॉर्ड था, उसे अपडेट करना, उसे रिवाइज करना, राइट, ताकि बैंकिंग सिस्टम स्ट्रॉन्गर रहे और ज़्यादा स्टेबल हो। अब मैं आपको फ्रेमवर्क के पर्पस के बारे में समझाता हूँ। तो आप जैसे आप सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते हैं ना अपने कंप्यूटर में, ताकि अच्छे से काम करे, एफिशिएंटली काम करे, तो उसी तरह दोस्तों बेसल 3 का जो फ्रेमवर्क था ना, उसका पर्पस ये था कि हम इनकरेज करें बैंक को कि वो इम्प्रूव करे कि किस प्रकार से वो रिस्क को मैनेज कर रही है, और वो अपना जो असेसमेंट है, हाँ, रिस्क का इफेक्टिवली यूज करे। जब ये कैलकुलेट करना हो कितना कैपिटल उसे चाहिए, यानी बैंक को यदि ये कैलकुलेट करना हो, कैपिटल कैलकुलेशन करना हो, तो बैंक का जो इंटरनल रिस्क असेसमेंट है उसे अच्छे से यूज करें। और दूसरा पॉइंट क्या बताया, इनकरेज करे बैंक को कि वो इम्प्रूव करे हाउ दे मैनेज रिस्क। 2 पॉइंट है। यदि हम बात करें ऑपरेशनल रिस्क इंक्लूजन की, इमेजिन कीजिए कि एक बिजनेस है, वो केवल यूजुअल रिस्क को ही कंसिडर नहीं कर रहा है। अभी आप पूछेंगे कि यूजुअल रिस्क का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, यूजुअल रिस्क का मतलब जैसे आपका मार्केट रिस्क हो गया, ठीक है, जैसे आपका क्रेडिट रिस्क हो गया, ये सभी हमारे यूजुअल रिस्क कहलाएंगे। तो इमेजिन कीजिए कि एक बिजनेस केवल यूजुअल रिस्क ही नहीं कंसिडर कर रहा है, वो ये भी कंसिडर कर रहा है कोई अनएक्सपेक्टेड ऑपरेशनल चैलेंज। जैसे मान लीजिए कि IT फेलियर हो गया, ठीक है, तो IT फेलियर एक अनएक्सपेक्टेड चैलेंज है ना। तो बेसल 3 ने एक नया रूल लाया जिसमें कहा गया बैंकों को कि वो कुछ पैसा, कुछ कैपिटल अलग से रखेगा इस ऑपरेशनल रिस्क के लिए पहली बार। तो यहाँ कहने का मतलब कि ऑपरेशन रिस्क के लिए कैपिटल एलोकेशन पहली बार लाया गया 1988 में। फिर नेक्स्ट पॉइंट था कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑप्शन। तो समझिए कि आप ऑप्शन दे रहे हैं इंश्योरेंस खरीदने के लिए इंडिविजुअल की नीड्स के बेसिस पर। तो बेसल 3 दोस्तों बहुत सारा ऑप्शन प्रोवाइड करता है बैंकों को ये डिटरमाइन करने के लिए कि कितना कैपिटल उन्हें जरूरत पड़ेगी क्रेडिट और ऑपरेशनल रिस्क के लिए, यानी क्रेडिट रिस्क के लिए और ऑपरेशनल रिस्क के लिए कितना कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा। ये बेसल 3 बहुत सारा ऑप्शन प्रोवाइड करता है। और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, ये अलाउ करता है बैंक को कि वो अप्रोच चूज करे जो कि उनके सिचुएशन को सबसे बेस्ट फिट करे। इसे कहा जाता है हमारा कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑप्शन। नेक्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी इम्पैसिस। तो दोस्तों इसको आप ऐसे समझिए कि सभी लोग सेम रूल को अप्लाई कर रहे हैं जब वो गेम प्ले कर रहे हैं। तो बेसल 3 इस बात पे जोर डालता है कि सारे के सारे बैंक जो है कंसिस्टेंट रूल, कंसिस्टेंट अप्रोच को फॉलो करें। इससे क्या होगा कि हमारा एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा और आसानी होगा सभी को कि वो समझ पाए और अपने बैंकिंग सिस्टम को ट्रस्ट कर पाए। इसे ही कहा जाता है कंसिस्टेंसी इम्पैसिस। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड। इसका क्या मतलब होता है, आपने एक मिनिमम बैलेंस रख दिया है अपने सेविंग अकाउंट में, ये इंश्योर करने के लिए कि आपके पास कुछ ना कुछ पैसा तो हमेशा सेव रहेगा ही रहेगा। तो उसी तरह दोस्तों बेसल 3 की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। तो बेसल 3 का एम है कि एक मिनिमम लेवल ऑफ कैपिटल को इस्टेब्लिश करें जो कि इंटरनेशनली एक्टिव बैंक हमेशा रखे ताकि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो। यानी इंटरनेशनली एक्टिव बैंक के लिए एक मिनिमम कैपिटल लेवल को बेसल 3 ने सेट किया। तीसरा है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो समझिए कि आप अलाउ कर रहे हैं हर एक स्टेट को कि वो एडिशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड रखे कार्ड्स के लिए। उसी प्रकार से बेसल 3 ने हर एक कंट्री के रेगुलेटर को अलाउ किया कि वो एक हायर मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड को सेट करे यदि वो बिलीव करती है कि उनका बैंक को एक्स्ट्रा फाइनेंशियल प्रोटेक्शन चाहिए। तो ये किसने कहा, बेसल ने कहा। बेसल ने बोला अपने सभी देशों को कि आप चाहे तो हायर मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं यदि आपके बैंकों को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए। इसीलिए दोस्तों आपको पता होगा कि भारत में 9% जो है RWCRAR सेट किया गया है, जबकि बेसल कहता है मात्र 8%। ये 1% ज्यादा क्यों है, क्योंकि भारत में बैंकों को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया गया है। समझे बात को। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच। इसको आप ऐसे समझिए कि आप अपने फोन को अपग्रेड कर रहे हैं लेटेस्ट मॉडल में जो कि हमारे नए फीचर्स और इम्प्रूवमेंट को अडेप्ट कर सके। तो बेसल 3 भी देखा जाता है एक फॉरवर्ड लुकिंग फ्रेमवर्क की तरह जो कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में जो चेंजेस हो रहे हैं उससे अडेप्ट हो सके, इसे रेजिलिएंट बना सके, इसे क्या बना सके, रेजिलिएंट बना सके और रिस्पॉन्सिव बना सके। तो यही हमारा है फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम लोग बेसल 3 के रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच की। बेसल 3 रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच,
पहला पॉइंट है हमारा होलिस्टिक रिस्क मैनेजमेंट। क्या मतलब होता है इसको समझिए। देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने हेल्थ का केयर रख रहे, ध्यान रख रहे हैं, केवल एक एस्पेक्ट पे फोकस नहीं करके आप सब आप ओवरऑल वेलबींग को देख रहे हैं। तो बेसल 3 में कहा गया कि बैंक को रिस्क मैनेज करना है एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, ठीक है। मतलब उन्हें रिसोर्सेज को वाइजली एलोकेट करना है, यानी कैपिटल एलोकेशन जो है वाइज एलोकेशन हो। और दूसरा क्या है कि वो ट्रांसपेरेंट रहे, डिस्क्लोज करे अपने रिस्क के बारे में, मतलब इंक्रीज रिस्क डिस्क्लोजर, यानी दे शुड बी ट्रांसपेरेंट अबाउट देयर पोटेंशियल रिस्क। दूसरा पॉइंट कहा जा रहा है स्टैंडर्ड फॉर रिस्क मैनेजमेंट। तो समझिए कि हमारे पास रूल्स है फॉलो करने के लिए। जब आप एक गेम खेलते हैं, जब आप मान लीजिए गेम खेल रहे हैं, तो गेम में कुछ नियम होता है ना, आप जिसे फॉलो करते हैं, तो उस नियम से क्या होता है कि फेयरनेस रहता है। उस नियम से क्या होता है, गेम फेयर रहता है। तो उसी तरह दोस्तों बेसल 3 ने बेंचमार्क सेट किए हैं। बेंचमार्क सेट करने का मतलब क्या हुआ, रूल सेट किए हैं, राइट, कि कैसे बैंक जो है रिस्क को मैनेज करेगी। और ये जो स्टैंडर्ड्स है ना, वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि बैंक ट्रांसपेरेंट रहे अपने रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीड्यूर के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है इंसेंटिव फॉर सोफिस्टिकेशन। तो इसका मतलब समझिए कि आप स्टूडेंट्स को इनकरेज कर रहे हैं कि वो ज्यादा पढ़े, आप उसे रिवार्ड दे रहे हैं बेटर ग्रेड्स के लिए। समझे, बेटर ग्रेड्स, अच्छा ग्रेड आएगा तुमको रिवार्ड मिलेगा, इसलिए तुम ज्यादा पढ़ो। इस तरह से आप स्टूडेंट को इनकरेज कर रहे हैं। उसी तरह दोस्तों बेसल 3 भी बैंकों को मोटिवेट करता है कि वो एडवांस रिस्क मैनेजमेंट टूल्स में इन्वेस्ट करे, और टूल्स और टेक्निक में इन्वेस्ट करे। एडवांस रिस्क मैनेजमेंट टूल्स और टेक्निक में बैंक इन्वेस्ट करे। यदि बैंक रिस्क को मैनेज करने में सोफिस्टिकेशन दर्शाएगी, दिखाएगी, तो उसे इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। क्या, जैसे इंसेंटिव किस रूप में मिलेगा, जैसे कैपिटल रिक्वायरमेंट कम कर दिया जाएगा। यदि बैंक जो है अपने रिस्क को मैनेज करने में सोफिस्टिकेशन दर्शाएगी तो बैंक को इंसेंटिव मिलता है। यही कहा जाता है इंसेंटिव फॉर सोफिस्टिकेशन। किस प्रकार का इंसेंटिव मिलेगा, ये जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है ना, उसको कम कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट मोटिवेशन। तो इमेजिन कीजिए कि कंपनी एक नया मशीनरी में इन्वेस्ट कर रहा है ताकि अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सके। तो बेसल 3 उसी प्रकार से बैंकों को मोटिवेट करती है कि वो अपने इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट जो प्रैक्टिसेस हैं उसे इम्प्रूव करें। ऐसा करने से क्या होगा कि बैंक अपने लैंडिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। बैंक का जो लैंडिंग कैपेसिटी है ना वो बढ़ेगा, और वो अपने इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा स्ट्रेटेजिक हो पाएंगे। आप देख सकते हैं अगले स्लाइड में लिखा हुआ है कि ये करने से क्या होगा कि बैंक लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ा पाएंगे और अपने इन्वेस्टमेंट में स्ट्रेटेजिक हो पाएंगे। तो ये भी एक तरह का मोटिवेशन है, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट मोटिवेशन। यदि हम बात करें शेयर होल्डर वैल्यू फोकस की, इसका क्या मतलब होता है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप जो है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कि आपको रिटर्न हाई देगा। तो बेसल 3 का भी एम है कि बैंक को प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाया जाए और अल्टीमेटली शेयर होल्डर को बेनिफिट करवाया जाए। कैसे शेयर होल्डर बेनिफिट होंगे कि उनका जो इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू, किसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू, शेयर होल्डर का इन्वेस्टमेंट वैल्यू, शेयर होल्डर का जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, ठीक है, उसे इम्प्रूव किया जाए। तभी जाके जो है बेसल 3 हेल्प करता है बैंक को प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने में। नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस अपॉर्चुनिटी। तो इसको आप ऐसे समझिए कि एक मैंडेटरी असाइनमेंट है किसी अपॉर्चुनिटी में, ताकि अपने स्किल को आप दर्शा सकें। तो बेसल 3 का जो रिक्वायरमेंट है ना, उसे जस्ट आप बर्डन की तरह मत देखिए, एक चांस की तरह देखिए। यू कैन सी इट लाइक अ चांस फॉर बैंक्स, ताकि वो अपने एक्सपर्टाइज को डिमॉन्स्ट्रेट कर सके, रिस्क मैनेजमेंट में। तो कंप्लायंस एक अपॉर्चुनिटी होता है अपने कैपेबिलिटी को शोकेस करने का। वही कह रहा है कि बैंक व्यू कंप्लायंस एज अ चांस टू शोकेस देयर रिस्क मैनेजमेंट क्रेडेंशियल। नेक्स्ट पॉइंट है रेपुटेशन इंपॉर्टेंस। तो रेपुटेशन का मतलब समझते हैं ना, रेपुटेशन का मतलब कि एक अच्छा रेपुटेशन मेंटेन करना आपकी कम्युनिटी में, आप रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, ट्रस्ट वर्दी हो सकते हैं, ऑब्वियसली बात है आपका रेपुटेशन बढ़ेगा। तो बेसल 3 रिकॉग्नाइज करता है कि बैंक का रेपुटेशन बहुत ही क्रूशियल है। बेसल स्टैंडर्ड से कॉम्प्लाई करके एक बैंक पब्लिक को डिमॉन्स्ट्रेट करती है कि ये अच्छा रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस को क्या कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है, जो कि ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। ये पॉइंट समझ में आया आपको। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेसल 3 रेगुलेटरी अलाइनमेंट। बेसल 3 रेगुलेटरी अलाइनमेंट में पहला पॉइंट है रिस्क प्रोफाइल अलाइनमेंट। इसको ऐसे समझिए कि आप अपने सेफ्टी मेजर को टेलर कर रहे हैं, जो भी रिस्क आप फेस करते हैं ना, उसके बेसिस पे, उसके अकॉर्डिंगली आप टेलर कर रहे हैं। किसे टेलर कर रहे हैं, अपने सेफ्टी मेजर को। यू आर टेलरिंग योर सेफ्टी मेजर बेस्ड ऑन द रिस्क यू आर फेसिंग।
तो दोस्तों बेसल 3 इंश्योर करता है कि जो रूल है हमारा कि कितना कैपिटल एक बैंक को चाहिए, है ना, रूल रेगुलेटरी कैपिटल कितना कैपिटल बैंक को चाहिए, तो वो रूल जो है ना अलाइन होगा किस तरह का रिस्क प्रोफाइल है, पार्टिकुलर किस तरह के रिस्क से बैंक एक्सपोज है। ठीक है, तो समझिए कि आप श्योर कर रहे हैं कि एक रॉक क्लाइंबर के पास सेफ्टी गियर, सही सेफ्टी गियर हो, जिस तरह का क्लाइंब वो कर रहा है। तो वही बैंक को कितना कैपिटल चाहिए, इसके लिए बेसल 3 ने नियम बना के रखा है, जो कि बैंक किस तरह के रिस्क से एक्सपोज है उस हिसाब से उसका कितना कैपिटल चाहिए वो डिसाइड होता है। इसे कहते हैं रिस्क प्रोफाइल अलाइनमेंट, यानी रिस्क को प्रोफाइल से अलाइन करो। नेक्स्ट है सुपरवाइजरी कोऑपरेशन रिकॉग्निशन। क्या मतलब होता है, इमेजिन कीजिए कि आप एक टीम का हिस्सा हैं और प्रत्येक मेंबर जो है एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। तो बेसल 3 रिकॉग्नाइज करता है होम कंट्री सुपरवाइजर, ये टर्म समझिए। बेसल 3 रिकॉग्नाइज करता है कि कितना इंपॉर्टेंट है होम कंट्री सुपरवाइजर। होम कंट्री सुपरवाइजर का मतलब कि बैंक का घर कहाँ पे है, वेयर बैंक इज बेस्ड। ठीक है, तो ये एम्फसाइज करता है कि जो बैंक जो है, जो भी बैंक अलग अलग देशों में ऑपरेट हो रही है, जिसको हम लोग होस्ट कंट्री बोलते हैं, यहाँ देखिए होस्ट कंट्री लिखा है, तो एक स्ट्रॉन्ग कॉपरेशन होना चाहिए जो होम सुपरवाइजर है और होस्ट कंट्रीज है इनके बीच में। तो अच्छा कम्युनिकेशन होगा, अच्छा कोलैबोरेशन होगा कोच और असिस्टेंट के बीच में। किसी स्पोर्ट टीम का कोच और असिस्टेंट के बीच में अच्छा कोलैबोरेशन होना बहुत जरूरी है ना। तो उसी प्रकार से बताया जा रहा है कि होम और होस्ट कंट्री सुपरवाइजर में एक इनहांस कॉपरेशन होना बहुत जरूरी है। इसे कहा जाता है सुपरवाइजरी कॉपरेशन रिकॉग्निशन। चलिए, यहाँ तक तो आपको बेसिक पॉइंट मैंने बेसल 3 के बारे में समझाए। अब नेक्स्ट पॉइंट आती है कि बेसल 3 के 3 पिलर कौन कौन से हैं। पहला पिलर है अलाइन मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट विद रिस्क। समझिए कि आप मिनिमम लेवल ऑफ फिटनेस को सेट कर दिए हैं, जो भी लोग रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है कि इतना तो फिट होना ही चाहिए। तो पिलर 1 इंश्योर करता है कि जो मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जो कि बैंक के पास होना चाहिए वो उसके रिस्क से अलाइन होना चाहिए। जैसे कि एक मैराथन रनर को अलग अलग लेवल ऑफ फिटनेस चाहिए होता है एज कम्पेयर टू स्प्रिंटर, तो उसी तरह अलग अलग बैंक जो होती है ना अलग अलग रिस्क फेस करती है और उसका कैपिटल रिक्वायरमेंट भी उन सभी रिस्क को मैच करेगा। तो वही कह रहा है कि आप जो कैपिटल रिक्वायरमेंट, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का जो कंसेप्ट है उसको रिस्क से अलाइन कीजिए, क्योंकि सभी बैंकों के लिए रिस्क का कंसेप्ट अलग अलग है, डिफरेंट है। जो भी रिस्क बैंक फेस कर रही है उसके अकॉर्डिंगली उसका मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट आप सेट कीजिए। ये पिलर 1 हो गया। पिलर 2 कहता है इनहांस सुपरवाइजरी रिव्यू एंड कॉपरेशन। तो जैसे मान लीजिए कि आपका रेगुलर चेकअप होता है ना अपने डॉक्टर के साथ, ताकि इंश्योर करते हैं कि आप हेल्दी हो, उसी तरह पिलर 2 भी सुपरविजन को और बैंक के ओवरसाइट को इस बात पे बहुत जोर देता है। तो समझिए कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, जैसे कि मान लीजिए डॉक्टर्स हो गए, वो बैंक को क्लोजली एग्जामिन कर रहे हैं ये श्योर करने के लिए कि वो अपने रिस्क को अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है। तो ये जो कॉपरेशन पे जो जोर है ना, वो समझिए कि जैसे डॉक्टर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं ताकि बेस्ट केयर मिल सके, सिमिलर है। और तीसरा पिलर है प्रमोट मार्केट डिसिप्लिन थ्रू डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों समझिए कि कंपनीज जो है ना वो अब जानकारी शेयर कर रही है अपने प्रोडक्ट के बारे में। उसी तरह दोस्तों पिलर 3 इंकरेज करता है बैंक को कि जो इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उनके फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में, उनके रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस के बारे में, इसे वो डिस्क्लोज करें। और ये ट्रांसपेरेंसी सिमिलर है एक कस्टमर के तरह जिसके पास सारा जानकारी होता है प्रोडक्ट के बारे में, जिससे वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। तो ये 3 मेन पिलर है हमारे बेसल 3 अकॉर्ड के। होपफुली आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए दोस्तों, इसको हम लोग टेबलर फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। आप यू कैन सी इट इन टेबलर फॉर्मेट ऑल्सो। तो आप यहाँ देखिए दोस्तों, टेबलर फॉर्मेट में आप कैसे देखिएगा, फिर पिलर 1 यहाँ पे हमारा मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, पिलर 2 हमारा सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस और पिलर 3 हमारा मार्केट डिसिप्लिन। अब देखिए पिलर 1 के अंदर पहला आता है कॉन्स्टेंट ऑफ कैपिटल। क्रेडिट रिस्क का कैपिटल निकालने के लिए मैंने आपको कुछ तरीका बताया था कि या नहीं बताया था ना। एक आपको मैंने बताया था FIRB, फाउंडेशन इंटरनल रिस्क रेटिंग बेस्ड अप्रोच, ठीक है। एक बताया था आपको AIRB, एडवांस इंटरनल रेटिंग बेस्ड, यही देखिए यही लिखा हुआ है यहाँ पे। और एक स्टैंडर्डाइज अप्रोच, तीनों में कॉमन रहता है। देखिए यहाँ भी स्टैंडर्डाइज अप्रोच है क्रेडिट रिस्क में, मार्केट रिस्क में भी स्टैंडर्डाइज अप्रोच है और ऑपरेशनल रिस्क में भी स्टैंडर्डाइज अप्रोच है। ये तो कॉमन है। जहाँ तक बात है मार्केट रिस्क के कैपिटल कैलकुलेशन की, तो एक यहाँ पे मैच्योरिटी मेथड है, एक ड्यूरेशन मेथड है और एक इंटरनल मॉडल मेथड है। इसको रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों सवाल आपको ऐसे पूछा जाएगा, इनमें से कौन सा मेथड हम यूज करेंगे ऑपरेशनल रिस्क के कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए, इनमें से कौन सा मेथड हम यूज करेंगे मार्केट रिस्क के कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए, इस प्रकार का सवाल आएगा। देन यू शुड बी कॉन्फिडेंट इन आंसरिंग दोस टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट। चलिए ऑपरेशनल रिस्क के कैपिटल की बात करें तो एक BIA मेथड है, बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, स्टैंडर्डाइज अप्रोच है और AMA अप्रोच है। प्लीज रिमेंबर दिस अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं पिलर 1 मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की। तो पहला आता है कैलकुलेशन बेसिस, हाउ डू वी कैलकुलेट इट।
सो लेट्स सी हाउ डू वी कैलकुलेट इट। अच्छा शायद यहाँ पे मैंने कुछ छोड़ा है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन बेसिस की बात करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक रोड ट्रिप को प्लान कर रहे हैं और आपको इंश्योर करना है कि आपके कार में जो है एनफ तेल रहे, राइट, ईंधन हो। तो कैपिटल रेशियो कैलकुलेशन यही चेक करना होता है कि आपके कार के पास सफिशिएंट कैपिटल या सफिशिएंट फ्यूल है या नहीं है, रिलेटेड टू द डिस्टेंस यू हैव प्लान टू ट्रेवल, यानी रिस्क वेट एसेट। देखिए एक चीज समझिए, हम फ्यूल का कार का एग्जांपल रहे, एक तरफ फ्यूल है और एक तरफ आपका डिस्टेंस है। तो ये फ्यूल एनालॉगस है किससे पता है, कैपिटल से, और ये जो डिस्टेंस है किससे एनालॉगस है पता है, RW से, रिस्क वेट एसेट से। तो जब आप लंबे दूरी का ट्रिप प्लान करते हैं तो आप देखते हैं ना कि आपके पास ईंधन सफिशिएंट है कि नहीं, जिस हिसाब से डिस्टेंस आपको कवर करना है। उसी तरह दोस्तों आपको यहाँ पे बेसल 3 में क्या कहा जा रहा है कि आपके बैंक के पास सफिशिएंट कैपिटल है या नहीं है एज कम्पेयर टू RWA, रिस्क वेट एसेट। तो ये इंश्योर करता है कि बैंक के पास एनफ रिसोर्स रहे ताकि वो पोटेंशियल रिस्क को कवर कर सके। तो आपको चीजें याद रहेंगी, मैंने एनालॉजी इसीलिए लेता हूं ताकि आप चीजें याद रख सकें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेगुलेटरी कैपिटल डेफिनेशन। इसको ऐसे समझिए, आप अपने सेविंग को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, डिपेंड इस बात पे कर रहा है कितना अच्छे से एक्सेसिबल है वो। तो रेगुलेटरी कैपिटल का मतलब यही होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए रेगुलेटरी कैपिटल का मतलब यही होता है कि आप जो है बैंक के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को 3 टियर में ब्रेक कर रहे हैं। पहला टियर होता है कोर टियर 1 बोलते हैं इसे। तो ये वो पैसा है जो कि आपके वैलेट में रेडिली अवेलेबल है, जो सबसे रिलायबल है, सबसे एक्सेसिबल है। दूसरा है टियर 2 यानी सप्लीमेंट्री। ये जो हमारा लेस एक्सेसिबल अकाउंट होता है वहाँ पे जो पैसा रहता है उसको हम लोग सप्लीमेंट्री कहते हैं। और टियर 3 हमारा फेज आउट है, मतलब पहले जो है इंट्रोड्यूस किया गया था स्पेसिफिक रिस्क में, लेकिन आप बेसल 3 के अंदर से इसे फेज आउट कर दिया गया, समझे। तो ये रेगुलेटरी कैपिटल की रिक्वायरमेंट का डेफिनेशन है। अब मेरा बात करते हैं कि टियर 3 कैपिटल की फेजिंग आउट। सो लेट्स टॉक अबाउट टियर 3 कैपिटल फेजिंग आउट कंसेप्ट। जैसे मान लीजिए कि आपने एक्स्ट्रा सप्लाई कैरी कर रहे हैं अपनी एक जर्नी के लिए, जैसे एक्स्ट्रा कंटेनर फ्यूल को कैरी कर रहे हैं, ठीक है, अपनी इमरजेंसीज के लिए। तो टियर 3 कैपिटल को लाया गया था बेसल 2 गाइडलाइन में। कहाँ लाया गया था, बेसल 2 में लाया गया था टियर 3 कैपिटल को, ठीक है, ताकि वो मार्केट रिस्क को मैनेज करे, राइट। तो एक तरह का समझिए कि ये एक तरह का एडिशनल रिजर्व्स की तरह काम करता था, इट एक्ट्स लाइक अ एडिशनल रिजर्व। लेकिन दोस्तों टियर 2 में तो लाया गया, लेकिन टियर 3 में क्या हुआ कि टियर 3 जैसे इम्प्लीमेंट हुआ तो अब ये डिसाइड किया गया कि हम उस एक्स्ट्रा कंटेनर को अब कैरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हम फिल कैरी कर रहे थे ना अपने ट्रिप के लिए कि चलो खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे इमरजेंसी के लिए, तो अब ये बेसल 3 में डिसाइड किया गया कि अब एक्स्ट्रा कंटेनर कैरी करने का कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों मैं फिर से आपको बता दूं, ये एक्स्ट्रा कंटेनर कुछ नहीं है, बल्कि ये बस एक एग्जांपल है आपके दिमाग में चीजें बैठाने के लिए। इसको ये मत समझिए कि हम ट्रिप प्लान कर रहे हैं, नो नो नो, ट्रिप प्लानिंग इज जस्ट एन एग्जांपल थ्रू विच यू कैन अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट मोर क्लियरली। सो ओके, तो फ्रेंड्स ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको। तो बेसिकली यही कहा गया कि आप उनको एक्स्ट्रा कंटेनर कैरी नहीं करना है एज अ न्यू गाइडलाइन। तो यही चीज है। अब उसके बाद बात करें, जैसे मान लीजिए कि आप अलग से कैश रखते थे घर पे अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस के लिए, जो कि टियर 3 कैपिटल होता था, तो आपने डिसाइड किया कि अब हम ज्यादा रिलाई करेंगे टियर 2 पे और टियर 1 पे, क्योंकि हमको ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और इफेक्टिव तरीका प्रोवाइड करता है अनफॉर्चुन सिचुएशन को हैंडल करने का। ये पॉइंट समझ में आया। अब बात करते हैं टोटल कैपिटल रेशियो की अगली स्लाइड में। दोस्तों टोटल कैपिटल रेशियो का मतलब ऐसे समझिए कि आपने कुछ पैसा जो है अलग से रख दिया है, बाहर रख दिया है सेफ्टी नेट के रूप में आपके फाइनेंशियल वेलबींग के लिए। तो टोटल कैपिटल रेशियो क्या होता है, मिनिमम परसेंटेज होता है बैंक के टोटल कैपिटल का रिलेटिव टू RWA। तो ग्लोबली जो है ना, ये इसको ऐसे समझिए कि बैंक के पास कम से कम 8% तो होना चाहिए अपने टोटल कैपिटल का। टोटल कैपिटल का 8% बैंकों के पास होना चाहिए सेफ्टी नेट के फॉर्म में, समझे। लेकिन दोस्तों भारत में ये जो है 9% रखा गया है, समझे। टोटल कैपिटल का 9% जो है सेफ्टी नेट के फॉर्म में रखना चाहिए, ये भारत का है। कोर कैपिटल कंपोनेंट्स की बात करें दोस्तों, तो इमेजिन कीजिए कि आप अपने फाइनेंस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अपने पैसे को सेपरेट कर रहे हैं अलग अलग कैटेगरीज में। तो कोर कैपिटल जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा रिलायबल होता है, इट इज जस्ट मोर रिलायबल और इजीली एक्सेसिबल होता है हमारे बैंक के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का। इसके अंदर क्या क्या आता है दोस्तों, इसके अंदर वो पैसा आता है जो कि कोर फाउंडेशन करता है। जैसे मान लीजिए पेड अप कैपिटल हो गया, फ्री रिजर्व्स हो गया, अनएलोकेटेड सरप्लस हो गया, राइट। तो ये सभी चीजें हमारे कोर कैपिटल के कंपोनेंट में आते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जा सकता है कि पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व्स और अनएलोकेटेड सरप्लस किसके अंदर आता है। तो याद रखिएगा
इट कम्स अंडर कोर कैपिटल कंपोनेंट। फ्रेंड्स, आपको यदि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, क्विज़ अटेम्प्ट करना है, मैकमिलन बुक एक एक लाइन से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, तो हमारे मॉक टेस्ट कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमारे ऐप के लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको हमारा ऐप का लिंक मिलेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको ऐप का लिंक मिलेगा, इसको क्लिक करके आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और डेली फ्री क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, फ्री क्विज अटेम्प्ट आप लोगों को दिया जा रहा है डेली बेसिस पर, आपके प्रैक्टिस पर्पज से, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब जरा बात करते हैं दोस्तों कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रेडिट एंड काउंटर पार्टी रिस्क क्या मतलब होता है इसका, इसको समझिए दोस्तों। इसका मतलब ये होता है कि आप अलग अलग टूल को एलोकेट कर रहे हैं अलग अलग टास्क के लिए। जैसे टीयर 1 और टीयर 2 है, तो टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल जो है स्पेशलाइज्ड टूल होता है जो कि बैंक यूज करती है ताकि ये स्पेसिफिक रिस्क को हैंडल कर सके। तो स्पेसिफिक रिस्क को हैंडल करने के लिए टीयर 1 या टीयर 2 के कैपिटल को यूज किया जाता है। ये इंश्योर करता है कि बैंक के पास राइट रिसोर्स रहे अलग अलग चैलेंज को डील करने के लिए। यही कहा जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रेडिट एंड काउंटर पार्टी रिस्क। यदि हम बात करें सप्लीमेंट्री कैपिटल एलिमेंट्स की, तो इसको आप ऐसे समझिए कि आपके पास एडिशनल टूल है आपके टूल किट में अनफॉर्चून सिचुएशन के लिए। जैसे सप्लीमेंट्री कैपिटल के अंदर क्या आएगा, जैसे आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट हो गया, यहाँ देखिए यहाँ लिख रहा है ना, मैं आपको सप्लीमेंट्री कैपिटल में समझाता हूँ। सप्लीमेंट्री कैपिटल में आपका क्या आएगा, लॉन्ग टर्म डेब्ट आएगा। फिर दोस्तों कुछ रिजर्व्स आएंगे जो कि आपने अलग से रखे हैं पोटेंशियल लोन लॉसेस के लिए, और दूसरे रिजर्व्स आएंगे जो कि हमारे एडिशनल रिसोर्स रहेंगे बियॉन्ड द कोर कैपिटल। तो समझिए कि आपके पास एक्स्ट्रा टूल है जो कि आपके काम में आएगा जब आप अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल चैलेंज को फेस करेंगे। तो सप्लीमेंट्री कैपिटल के अंदर सबऑर्डिनेट डेब्ट आता है, लोन लॉस रिजर्व आता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व आता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आता है, और लिमिटेड लाइफ प्रेफरेंस शेयर आता है। दिस कम्स अंडर द सप्लीमेंट्री कैपिटल एलिमेंट्स। प्लीज रिमेंबर इट, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब यदि हम बात करें टीयर 2 के कैपिटल लिमिटेशन की, तो इसको समझिए। इसका मतलब क्या होता है, इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक बजट है अलग अलग खर्चे का, और आप डिसाइड करते हैं कि आपने खर्चा जो है ना एक कैटेगरी में लिमिट करें ताकि आपके पास दूसरों के लिए सफिशिएंट हो। तो टीयर 2 कैपिटल कंस्ट्रेंट है, मतलब ये टीयर 1 का 100% से ज्यादा एक्सीड नहीं हो सकता है, राइट। तो इसको ऐसे समझिए कि ये लिमिटेशन आपको कह रहा है कि आप एक कैटेगरी पे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते देन जितना आपके पास दूसरा कैटेगरी है उससे, समझे। तो इससे क्या होगा कि बैंक का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बैलेंस रहेगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आपने $100 जो है इंटरटेनमेंट पे खर्चा किया, बजट बनाया, इस साल $100 हम इंटरटेनमेंट में खर्चा करेंगे और $50 हम ग्रोसरी पे खर्चा करेंगे, ठीक है। तो आपने एक लिमिट डाल दिया ताकि इंश्योर कर ले कि आप ओवर स्पेंड ज्यादा खर्चा ना कर दें इंटरटेनमेंट पे और अपने ग्रोसरी के एसेंशियल आइटम पे कॉम्प्रोमाइज ना कर दें। तो टीयर 2 कैपिटल को रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि वो एक बैलेंस मेंटेन करे बैंक के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में, एक्सेसिव रिलायंस हमारा ना हो सप्लीमेंट्री कैपिटल में, समझे, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सपेंडेड स्कोप ऑफ रिस्क वेट एसेट, RWA। RWA का एक्सपेंडेड स्कोप क्या है आइए जरा देखते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है मार्केट एंड ऑपरेशनल रिस्क इंक्लूजन। क्या मतलब हुआ, आपने फैक्टर को एक्सपेंड कर दिया जिसे आप मानते थे, जिसने आपने कंसीडर किया है जब आप पोटेंशियल रिस्क को एसेस कर रहे थे अपने लाइफ में। तो बेसल 3 क्या करता है दोस्तों, बेसल 3 यही काम करता है कि हमारा जो रिस्क वेट एसेट का स्कोप है उसे ब्रॉड बनाता है। मतलब जो जैसे जिन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होता है जब आप डिटरमाइन करते हैं कितना फाइनेंशियल प्रोटेक्शन आपको होना चाहिए, कितना कैपिटल आपके पास होना चाहिए, इसके अंदर एडिशनल एस्पेक्ट आता है जो कि मार्केट रिस्क से रिलेटेड होगा, इसके अंदर ऑपरेशनल रिस्क आएगा। तो वही कह रहा है कि बेसल 3 ब्रॉडन द स्कोप ऑफ RWA तो इनके पास एडिशनल मार्केट रिस्क एंड रिड्यूस ऑपरेशनल रिस्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्केट और ऑपरेशनल रिस्क को इंक्लूड किया गया हमारे बेसल 3 में। यदि हम बात करें ऑपरेशनल रिस्क इनकॉर्पोरेशन की, तो इमेजिन कीजिए कि एक बिजनेस है जो कि केवल एक्सटर्नल रिस्क को ये काउंट नहीं कर रहा, ये भी देख रहा है कि पोटेंशियल चैलेंज क्या क्या है डे टू डे ऑपरेशन में। तो बेसल 3 जो है ऑपरेशनल रिस्क को सामने लाया, राइट, ऑपरेशनल रिस्क को लाया। इसके अंदर सिस्टम फेलियर, ह्यूमन एरर सब आ गए अंडर द अम्ब्रेला ऑफ RWA, ठीक है। तो ये ऑपरेशनल रिस्क के अंदर दोस्तों आपको पता ही होगा, जैसे मान लीजिए कि सिस्टम फेलियर हो गया या ह्यूमन एरर हो गया तो ये रिकॉग्नाइज करना हो गया किस तरह से बिजनेस ऑपरेट हो रही है इंटरनल, किस तरह से जिस तरह से बिजनेस इंटरनली ऑपरेट हो रही है वो कैसे रिस्क पोज कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टोटल RWA कैलकुलेशन, यानी आप ऐसे समझिए कितना इंश्योरेंस कवरेज आपको चाहिए बेस्ड ऑन कितना रिस्क आपके लाइफ में है।
तो ये जो टोटल RWA कैलकुलेशन है ना, इसमें क्या होता है कि आप रिस्क के अलग अलग एस्पेक्ट को कंबाइन करते हैं। अब रिस्क का अलग अलग एस्पेक्ट क्या हो सकता है, जैसे कैपिटल मार्केट रिस्क हो गया, क्रेडिट रिस्क हो गया, ऑपरेशनल रिस्क हो गया, तो ये सभी अलग अलग एस्पेक्ट है रिस्क के। इसको कंबाइन कर दीजिए और उनको वेट असाइन कर दीजिए। तो ये जो वेट होता है ना, उसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना कैपिटल बैंक को चाहिए। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर, यदि क्रेडिट रिस्क को समझिए कि आपका होम इंश्योर कर रहा है, मार्केट रिस्क समझिए कि आपका इन्वेस्टमेंट इंश्योर कर रहा है, ऑपरेशनल रिस्क को समझिए कि आपका अनएक्सपेक्टेड ऑपरेशनल चैलेंज को इंश्योर कर रहा है, तो जो टोटल RWA होगा ना, वो इंश्योर करेगा कि आपके पास राइट अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन हो इन सभी एस्पेक्ट के लिए। जैसे मान लीजिए कि आप एक होम ओनर हैं और आपको इंश्योरेंस मिला आपके होम स्ट्रक्चर के लिए, जिसको हम लोग क्रेडिट रिस्क कर रहे हैं। आपको आपके जो बिलोंगिंग्स है घर के अंदर, उसके लिए आपको इंश्योरेंस मिला, जिसको हम लोग मार्केट रिस्क कर रहे हैं। आपको इंश्योरेंस मिला, कवरेज मिला अनएक्सपेक्टेड इवेंट के लिए, जैसे वाटर लीक हो गया, इलेक्ट्रिकल इशू हो गया, इसको हम लोग ऑपरेशनल रिस्क कर रहे हैं। तो जो टोटल इंश्योरेंस कवरेज आपको जो चाहिए वो कैसे निकालिएगा, तो इन तीनों एरिया में जो रिस्क है उसको कैलकुलेट करके। यानी उसी तरह दोस्तों बेसल 3 में क्या है कि जो टोटल रिस्क वेटेड एसेट कैलकुलेशन है ना, ये इंश्योर करता है कि बैंक के पास इनफ कैपिटल हो ताकि वो अलग अलग तरह के रिस्क को कवर कर सके अपने ऑपरेशन में। समझे? अब देखिए कैसे निकाला जाएगा। तो आप क्या कीजिए कि ये जो 12.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। देखिए ये बेसिकली 1/8 होता है अलॉन्ग विद RWA फॉर क्रेडिट रिस्क। देखिए आपको यदि टोटल RWA निकालना है ना, तो RWA निकाल लीजिए क्रेडिट रिस्क का, प्लस RWA निकाल लीजिए मार्केट रिस्क का, प्लस RWA निकाल लीजिए ऑपरेशन रिस्क का। ये होगा ना। अब देखिए RWA निकालने के लिए आपको बेसिक फॉर्मूला पता है ना कि CRAR बराबर कैपिटल अपॉन RWA होता है ना, ये कैपिटल ही होता है। तो बेसिकली RWA को नहीं लिख सकते हैं, कैपिटल अपॉन CRAR लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं ना कैपिटल क्रेडिट रिस्क अपॉन, आप देखिए RWA को हम लोग कितना लेते हैं, 8% लेते हैं, है ना। तो इसको 8% लिख सकते हैं, प्लस कैपिटल मार्केट रिस्क अपॉन 8%, प्लस कैपिटल ऑपरेशनल रिस्क अपॉन 8%। अब ये जो 1/8 है ना, उसको आप 12.5 भी लिख सकते हैं। तो सिंपली क्या कर सकते हैं, 12.5 को तीनों के कैपिटल को से जोड़ के आपको वही वैल्यू मिलेगा। समझे? वही बताया जा रहा है कि आप 12.5 से मल्टीप्लाई कीजिए या 8% से डिवाइड कीजिए, बोथ मीन्स द सेम। चलिए, तो होपफुली आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए टोटल रिस्क वेट एसेट कैलकुलेशन बताया जा रहा है अगले स्लाइड में, वही पॉइंट को रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या करना है, आपको क्रेडिट रिस्क का RWA निकाल लीजिए, मार्केट रिस्क का कैपिटल रिक्वायरमेंट निकाल लीजिए, उसको 12.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको RWA मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताइए? RWA यदि निकालना है तो कैपिटल को 12.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं मिल जाएगा आपको? बिल्कुल मिल जाएगा। उसी तरह ऑपरेशन रिस्क का जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको 12.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको RWA मिल जाएगा ऑपरेशन रिस्क का। तो आप तीनों को जोड़ दीजिए तो आपको पता चल जाएगा तीनों को। इफ यू ऐड ऑल दिस 3 यू विल गेट टोटल रिस्क वेट एसेट कैलकुलेशन। ये क्लियर है आपको? फिर दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं डिटेल्ड कंपोनेंट हैंडलिंग की। तो इमेजिन कीजिए कि आपके पास जो पजल है उसके हर एक हिस्से को आप क्लोजर लुक दे रहे हैं ताकि समझने इसको बेटर समझ सकें। तो बेसल 3 में एक डिटेल एक्सप्लोरेशन होता है इंडिविजुअल कंपोनेंट का, जो कि टोटल रिस्क वेट एसेट को मेकअप करती है। अब दोस्तों बात करें हम लोग बियॉन्ड मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की। इफ यू टॉक अबाउट द बियॉन्ड मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो आप एक मिनिमम पासिंग रेट पे ही कोई एम नहीं कर रहे हैं, आप एक्सेलेंस अचीव करने के लिए सोच रहे हैं अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस में। उसी तरह दोस्तों बेसल 3 सिंपली मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल सेट नहीं करती है, ये तो करती ही है, इसके अलावा इस बात पे भी जोर देती है कि सुपरवाइजरी रिव्यू कितना इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जैसे टीचर का डिटेल एग्जामिनेशन होता है, और मार्केट डिसिप्लिन भी होना चाहिए, यानी आपका कितना अच्छे तरीके से आपका कंपैरिजन दूसरे से करवाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा इनहांस्ड रिस्क सेंसिटिविटी। क्या मतलब होता है इसका? इसको आप ऐसे समझिए कि आप अपने सेफ्टी मेजर को एडजस्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन कौन सा रिस्क आप फेस कर रहे हैं। तो ये जो रिवाइज बेसल फ्रेमवर्क था ना बेसल 3 के अंदर, ये ज्यादा सेंसिटिव होता है अलग अलग तरह के रिस्क के लेवल पे एज कम्पेयर टू ओल्डर 1988 का जो रिकॉर्ड है उसके कंपैरिजन में जो रिवाइज बेसल फ्रेमवर्क है ये ज्यादा सेंसिटिव है अलग अलग तरह के रिस्क से। मतलब ऐसे समझिए कि आप अपने सिक्योरिटी को अपग्रेड कर रहे हैं, आपका जो घर पे जो सिक्योरिटी है उसे अपग्रेड कर रहे हैं ताकि अलग अलग थ्रेट से आप अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकें। समझे? यही होता है हमारा इनहांस रिस्क सेंसिटिविटी। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंसेंटिव फॉर इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट। आपको पहले ही बताया था कि आपको रिवार्ड मिलता है यदि आप हाई स्कोर अचीव करते हैं एग्जाम में,
उसी तरह बेसल 3 भी इंसेंटिव प्रोवाइड करता है बैंकों को, जो कि सुपीरियर रिस्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटी को डिमॉन्स्ट्रेट करती है। यदि बैंक अपने रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज कर रही है, उसे बेनिफिट मिलेगा, जैसे रिड्यूस कैपिटल रिक्वायरमेंट कम कर दिया जाएगा उसके लिए, राइट। देखिए ये सभी बेसल 3 के आपको कैरेक्टरिस्टिक समझाया जा रहा है। अब यहाँ पिलर 1, पिलर 2, पिलर 3 दिया हुआ है। पिलर 1 में इनहांस मिनिमम कैपिटल एंड लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट, पिलर 2 में इनहांस सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, पिलर 3 में इनहांस रिस्क डिस्क्लोजर एंड मार्केट डिसिप्लिन। ठीक है, तो ये पिलर 1 की बात हो गई। बाकी पिलर 2 को हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यदि आपको लेसन पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आपको इस प्रकार के स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, वीडियोस, मॉक टेस्ट की रिक्वायरमेंट है तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे, या हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अवेलेबल है। धन्यवाद।